कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो हैं पूछे जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझते हुए चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि नोट्स जो हैं अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, कॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टेस्ट है। तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या इसको देखते हैं हम। इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा शैक्षिक अधिगम अनुभव से संबंधित है। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमें बताना है कि शैक्षिक अधिगम यानी कि जो शिक्षा से संबंधित अधिगम यानी कि लर्निंग, उससे रिलेटेड इसमें क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो होगा अभ्यास। ओके, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो शैक्षिक अधिगम से संबंधित है वो है अभ्यास। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय है। तो आधारभूत जो शिक्षा है उससे क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक शिक्षण पद्धति। मैंने बताया था ना आपको कि आधारभूत शिक्षा या बेसिक शिक्षा जो है वो एक शिक्षा पद्धति है जो कि किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी, जिसको बेसिक शिक्षा पद्धति भी कहा जाता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण की निम्न तकनीकों में से किस में मूल प्रवृत्तिक अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि करके सीखने के लिए कहना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मूल प्रवृत्तिक अभिप्रेरण, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इसके अंदर ही बच्चे को मिलेगा। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी विद्यार्थी की उपलब्धि को सूक्ष्मता से परखती है। तो इसका आंसर सब लोगों ने बता दिया होगा, वो होगा विस्तृत एवं अनवरत मूल्यांकन, या इसको हम सतत व व्यापक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सुनना एक कला है इसलिए मैं प्राथमिकता दूंगा कि विद्यार्थी। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए उसी समय प्रश्न पूछे जाएं जबकि कोई संदेह उत्पन्न हो। ओके, नेक्स्ट, बालकों में आपराधिक जो प्रवृत्ति है उसका जन्म उनके कुछ समायोजन का परिणाम है। इसके अतिरिक्त अन्य जो कारण है वो हमें बताने। कुछ समायोजन का मतलब होता है कि मिस एडजस्टमेंट, यानी कि बच्चा अगर एडजस्ट नहीं कर पाया है या वो असामाजिक प्रवृत्ति का हो गया तो उसके फिर वो आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो जाएगा। तो इसके और क्या कारण हो सकते हैं। एक तो हो गया कि समायोजन है उसके कारण हुआ हो, दूसरा क्या कारण हो सकता है उसका। तो फ्रेंड्स इसका जो दूसरा कारण है वो है बी, यानी कि उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो उसके लिए वो उसको क्या करती हैं, गलत कामों की तरफ धकेल सकती हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को सामूहिक क्रियाओं का अवसर देने से किस भावना का विकास होता है। तो ये तो सब बता सकते हैं कि सामूहिक भावना का विकास देने से उनको अंदर सहयोग की जो भावना है उसका विकास होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है खेल विधि से शिक्षा देने वाले स्कूलों में। तो बताइए इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, यानी कि जहाँ पर खेल विधि जो है उससे शिक्षा दी जाती है तो वहाँ पर सीधे सीधे जो है वो एक शिक्षा जो है वो पूरा एक भाग बन जाती है, एक इन्वायरमेंट ही बन जाता है उस प्रकार से। यानी वो कोई नई बात नहीं रह जाती, वहाँ पर वो इस प्रकार का इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट, स्कूल के इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
शिक्षकों के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की मानक आचार पुस्तिका एक ही होते हुए भी इसमें क्षेत्रीय विभेद दृष्टिगोचर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि उनके जो सामाजिक और आर्थिक जो हैं वो स्तर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के हिसाब से, तो इसीलिए जो है उसमें क्षेत्रीय विभेद उनके अंदर दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, क्या आप एक विद्वान की इस बात से सहमत है कि छोटा बालक बुद्धि से अपरिपक्व और असहाय है, अतः उसे इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि उसका सर्वनाश हो जाए? तो बताइए आप कहाँ तक इसमें सहमत हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। नहीं, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि छूट दी अगर उसका इस प्रकार की बात होगी तो वो छूट दिए बिना भी हो सकता है, यानी कि सर्वनाश की बात जहाँ तक है वो छूट दिए बिना भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात से हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चा जो है उसको छूट ना दी जाए बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट है, सामान्य सम्मान प्राप्त करने के लिए सम्मान प्रदान करना आवश्यक है, यह कथन किसका है? यह कथन सत्य है, तो किस संदर्भ में है ये? तो फ्रेंड्स जो ये जो कथन है ये सामाजिक जो संदर्भ है उसमें बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के बारे में आपके क्या विचार हैं? स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली यानी कि अपने ही केंद्र पर जो है वो परीक्षा आयोजित करना, तो उसमें इसमें क्या होगा सही? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इससे जो विद्यार्थी होते हैं उनको नई जगह पर जाकर जो समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आती है, इस प्रकार का कष्ट उनको नहीं झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये है हमारा स्वकेंद्र के फायदे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का क्या कारण है? तो दोस्त इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो प्रधानाचार्य जो है उनको भाई शिक्षा विभाग के जो नियम है उसके हिसाब से चलना है, उन्हें टाइम पर जो है हर चीज़ करवानी है, तो इसलिए वो सतत मूल्यांकन अगर करेंगे तो उससे जो है वो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, या और जो कार्यक्रम होते हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए वो भी बंधे हुए हैं, और योजनाबद्ध जो शिक्षण है वो नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो ये भी जो है इस कारण से सतत मूल्यांकन नहीं हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाते हैं। चलते हैं आगे। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है, इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, क्योंकि उसको किसी भी इच्छा अनुसार हम क्या कर सकते हैं, गढ़ा जा सकता है, यानी कि उसको बनाया जा सकता है, इसलिए उसको कोरी स्लेट के समान कहा जाता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं इसके अंतर्गत, बच्चों को समझ में भी आता है, उनका ध्यान भी केंद्रित होता है और पढ़ाई भी रोचक बन जाती है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक जो शिक्षण प्रणाली है उसमें क्या क्या होता है? तो ये सारे की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। वहाँ पर विद्यार्थी की जो इंटरेस्ट होते हैं, इनकी नीड्स होती हैं, उनको पूरा ध्यान में रखा जाता है। साथ के साथ जो है वो कह रहे हैं कि उस समय जो है शिक्षण नहीं, मतलब विद्यार्थी अगर किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाएगा उनके ऊपर, और विद्यार्थियों में जो कक्षा में अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसकी उनको पूरी तरीके से फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली आपके अंदर लागू है विद्यालय के अंदर। नेक्स्ट है, बुद्धिलब्धि की जांच या इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है वो क्यों किया जाता है? आईक्यू टेस्ट क्यों आवश्यक है मतलब? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो है ए और बी जो है वो दोनों ही सही हैं। इनमें मेधावी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पहचान भी हो जाती है, और उनको डिवाइडेशन भी उनका हो सकता है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि मानसिक रूप से अपंग विद्यार्थियों को सामान्य स्कूलों में प्रवेश से रोका जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये पूरी तरीके से मना है। ठीक है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी दो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, त्रिभाषा जो फॉर्मूला है यानी कि जो ट्राइलिंगुअल फार्मूला है वो क्या है? ट्राइलिंगुअल फार्मूला आप जानते हैं कोठारी कमीशन ने भी दिया था 1986 की पॉलिसी में इसको
फिर से इम्प्लीमेंट करने की बात हुई थी, फिर इम्प्लीमेंट इसके किया भी गया। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें एक 3 भाषाओं को बड़ा विद्यालय के अंदर पढ़ाने की बात होती है, एक तो मातृभाषा, फिर जो उसकी प्रादेशिक भाषा, और फिर तीसरी अंग्रेजी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। ये किस चीज़ का परिणाम है, तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको अभिप्रेरणा वाले लेक्चर में कि जो मोटिवेशन होता है वो अधिगम का एक आधार होता है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा सबसे जरूरी है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी हैं। कौन कौन से 3 गुण जो हैं इसमें जरूरी हैं? तो किसी भी अच्छे टेस्ट के लिए जो है मैंने बताया था कि टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट होती है वैधता यानी कि वैलिडिटी, फिर होती है रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, तीसरी होती है कि व्यावहारिकता, और चौथा होता है मूल्यांकन। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वैधता का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से होता है कि जो टेस्ट है वो दिए गए उद्देश्यों को पूरा करता है कि नहीं करता है। फिर है कि व्यावहारिकता यानी कि मूल्यांकन जो है वो करना आसान है या नहीं है। और व्यावहारिकता का सॉरी मूल्यांकन यहाँ पर जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो हर परिस्थिति में उनका मूल्यांकन रैशनल हो, यानी कि कहने का मतलब है उसमें वस्तुनिष्ठता हो। इस प्रकार से ना हो कि अगर मैं चेक करूं तो मैं 50 नंबर दे रहा हूं और दूसरा चेक कर रहा है तो वो 40 नंबर दे रहा है। तो इससे क्या होगा, यह बहुत ज़्यादा अंतर अगर लोगों के चेक करने के अंदर है तो इसका मतलब टेस्ट सही नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वस्तुनिष्ठता का अभाव है। वस्तुनिष्ठता होगी अगर, तो जो आंसर होगा उसका एक निश्चित फ्रेम होता है, तो उस प्रकार से जो है मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा वस्तुनिष्ठ या ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा व्यावहारिकता तो होनी चाहिए भाई। टेस्ट जो है वो ऐसा ना हो कि एक तो ज़्यादा खर्चे वाला टेस्ट ना हो, और दूसरा टेस्ट कराने के में जो है वो मानसिक जो स्तर है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस उसके अंदर डाले गए हैं जो कि बच्चे के मानसिक स्तर से अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रश्न पूछने की कौन सी जो विधि है उसको आप उचित समझते हैं, तो बताइए इसके राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर यह है कि प्रश्न पूछने के बाद विद्यार्थी को सबसे पहले हम सोचने का एक थोड़ा सा मौका दें और उसके बाद विद्यार्थी को उत्तर देने दें। ठीक है, नेक्स्ट है यह कथन किस विद्वान का है कि जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वो काम करता है, लेकिन जो कुछ नहीं कर सकता है वह शिक्षण करता है। तो फ्रेंड्स ये कथन हमने लेसन के अंदर डिस्कस किया था। ये कार्ल जुंग जो है उन्होंने ये कथन बोला था। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है किंडर जो गार्डन है प्रणाली है या स्कूल है वो सबसे पहले किस देश में खोले गए थे, तो मेरे ख्याल से आप लोग सब बता देंगे। ये जो है जर्मनी के अंदर जो है सबसे पहले खोले गए थे, और इसके जन्मदाता कौन है, जर्मन साइंटिस्ट फ्रोबेल। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्न संकल्पनाओं के संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो पहला है विद्यार्थी को विधि अपनानी चाहिए जो शिक्षक बताए। तो देखो इसमें सीधे सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जितने ज़्यादा विविधता किसी चीज़ के अंदर हो वो चीज़ हमेशा उसी ऑप्शन को हम सही लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पर केवल एक की बात हो जाए तो वो बिल्कुल सही नहीं है। और ऑप्शन 4 के अंदर बोला है कि जो विधि आप बताएंगे वो सर्वोत्तम है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। हम जो विधि बताते हैं वो अच्छी हो सकती है लेकिन सर्वोत्तम नहीं हो सकती। फिर है कौशल का जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, उसके संबंध में आपकी क्या राय है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो समान बौद्धिक आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो समान गति से ना सीख सकें, यानी कि एक ही आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो अलग अलग गति से सीख सकते हैं, तो ये नॉर्मल होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि विद्यार्थी पढ़ने वाले विज्ञान पढ़ने वाले
विद्यार्थियों के में प्रयोग करने की जो क्षमता है उसका विकास कैसे किया जा सकता है। तो ये तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा कि क्या होगा, कक्षा में उनको प्रयोग, सॉरी ये कह रहा हूँ मैं, उन्हें प्रयोग करके अभ्यास कराकर, यानी कि उनको प्रयोग दिखाना नहीं है, नहीं उन्हें घर के करके लाने का आदेश देना है, ना ही उनको लाभ बताना है, बल्कि उनको डायरेक्ट प्रयोग करके दिखाना है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। ठीक है ना। अब हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल कैसे होते हैं आप लोगों को पता है। प्रैक्टिकल के नाम पर क्या होता है, सिर्फ एक फाइल जो है उसको भरने के लिए बोल दिया जाता है और वही होता है प्रैक्टिकल, है ना। तो इस प्रकार की स्थिति स्कूलों के अंदर है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण की जो विश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड। तो एनालिसिस जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो है इस मेथड के अंदर जो है वो ज्ञात से लेकर हम अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि एनालिसिस मेथड में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो हम विषय वस्तु को छोटे छोटे चीज़ों में विभक्त करके तोड़कर पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होगा कि पहले पूरी सूचना जो है वो हमें ऑलरेडी ज्ञात होती है और उसके जो छोटे छोटे भाग हैं उसको हम विश्लेषण करते हैं, यानी कि हम अज्ञात की तरफ उससे बढ़ते हैं। जो वहीं जो संश्लेषण विधि होती है सिंथेटिक मेथड, वो इसके विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी की बात हो रही है, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि। तो इसमें क्या होता है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अच्छे अंक ना पाने वाले विद्यार्थी की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है कि तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो, यू कैन डू इट बेटर। तो ऐसा करने से उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस पर आपको बताना है इसमें से क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। इससे विद्यार्थियों को क्या मिलता है, हौसला मिलता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको सकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छी शिक्षण विधि होती है, यानी कि गुड टीचिंग मेथड। तो फ्रेंड्स ये सारे ही जो मेथड्स हैं ये अच्छे हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई जो है शिक्षण विधि वो खराब है। नेक्स्ट है समस्या विद्यार्थियों की, अब इनमें से बताना है किसके अनुकूल होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो उनकी मानसिक क्षमता होती है, उनकी कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है व्याख्यान जो विधि है वो किन कक्षाओं के लिए उपयुक्त, उपरोक्त नहीं उपयुक्त होगी, उपयुक्त है। तो किन कक्षाओं के लिए जो है व्याख्यान विधि उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स जो उच्च कक्षाएं हैं उन्हीं के लिए जो है व्याख्यान विधि या लेक्चर जो मेथड्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। बाकी जो बेसिक और माध्यमिक जो स्तर होता है वहाँ पर इस प्रकार की जो विधि है उससे क्या होता है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बोर हो जाते हैं। तो ठीक है, इसलिए माध्यमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर कभी भी लेक्चरबाजी नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो पहला ही है, हाँ। इससे अभिभावकों को अपनी प्रगति, बच्चों की प्रगति का पता चलता है। ठीक है। फिर क्योंकि इसमें बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसमें जो है वो दिया हुआ है कि नहीं, इससे बच्चों को गृह कार्य का स्वयं करना चाहिए, हाँ इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट है स्कूलों के अंदर हम शुद्ध जो है अगर धार्मिक शिक्षा दें तो उससे क्या है, क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इसका आंसर बताइए, इसको पढ़िए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सभी धर्मों की शिक्षा जो है वो देना एक प्रकार से संभव नहीं है। और अगर एक विशेष धर्म की दी जाए तो उससे क्या होगा कि दूसरा जो धर्म का बच्चा है वो क्या पता उस चीज़ को सीखने के लिए उपयुक्त न हो, तैयार न हो। तो उससे जो अभिभावक होते हैं उन सभी को आपत्ति हो सकती है। ठीक है। तो ये इसका मेन कारण है। बाकी हालांकि धार्मिक जो विवाद है उसका कारण बन सकता है, तो परस्पर संघर्ष भी हो सकता है और विद्यार्थियों के अंदर कट्टरवादी भावनाएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन मुख्य समस्या यही है। नेक्स्ट है अच्छी पारिवारिक परिवेश वाले बच्चों को बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत क्या है, सॉरी आपका मत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ये जो बच्चे अच्छे पारिवारिक परिवेश से आते हैं ये इनके ऊपर क्या क्या नहीं होता, कोई भी बोझ नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता है। तो वो फ्रीली जो है वो काम कर पाते हैं और अच्छे आगे बढ़ते हैं, यानी कि उनका मोटिवेशन अच्छा होता है, फ्री होते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कहेंगे।
तो सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, उन्हें रोज समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, तो कहाँ की जानी चाहिए, तो इसका आंसर सब जानते हैं, प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें की जानी चाहिए। फिर है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ गठन के बारे में आपकी क्या धारणा है, यानी कि विद्यालय के अंदर जो स्टूडेंट्स यूनियन बनती है उसका आप उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इससे छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। ठीक है ना, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, तो बताइए इसमें से क्या जो है वो शिशुओं के लिए शिशुशाला यानी कि जो उनकी छोटे बच्चों की स्कूल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वहाँ पर वो है खेल के जो अवसर है उनको प्रदान करना। नेक्स्ट 40वां जो क्वेश्चन है वो है, शिशु के संबंध में आपकी क्या राय है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, शिशु शिक्षा के लिए जो है मनोवैज्ञानिक पद्धति जो है वो सबसे उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक पद्धति क्या कहती है कि बच्चों जो शिशु है या बच्चा है उसको थ्रू द गेम्स जो है वो किंडरगार्टन मेथड से सिखाया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, आधुनिक जो परिवार है, भारतीय परिवार हैं, उसमें बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति करने में वो सफल रहे हैं, यानी आधुनिक जो भारतीय परिवार हैं वो किस चीज़ में सफल हो रहे हैं, सॉरी विफल हो रहे हैं, वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, प्रेम व स्नेह संबंधी उद्देश्य जो है उसमें वो विफल हो रहे हैं क्योंकि व्यस्तता के कारण जो है वो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है, तो विशिष्ट शिक्षा का संबंध फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो विकलांग है उनकी शिक्षा से है, और जो मेधावी जो छात्र हैं वो उनकी शिक्षा से, यानी कि जो क्या कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उसमें जो है वो ज़्यादा ही जो मेधावी स्टूडेंट होते हैं वो भी आते हैं, और जो विकलांग होते हैं या डिसेबल्ड होते हैं वो भी उसमें अंदर आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल कौन से थे, तो कौन से स्कूल थे, वो गुरुकुल हुआ करते थे। नेक्स्ट, क्या आप इस पक्ष में हैं कि समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण हो, क्योंकि क्योंकि क्या, इसमें से बताइए। तो इसमें जो है वो ऑप्शन हो जाएगा, पढ़िए इसको। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही कि शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारियों से चर्चा करने का अवसर मिलता है, यानी कि विद्यालय की जितनी भी समस्याएं हैं उसके ऊपर अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर सेकेंड वाले में क्या क्या कह रहा है कि वो यहाँ पर जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई की ओर ध्यान न देकर दिखावटी वातावरण बनाना, तो ये तो नहीं हो सकता है सही, और निरीक्षक के भय से जो है वो अच्छा काम हो जाते हैं, तो ये भी एक सही कारण नहीं हो सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है, यानी कि इनफॉर्मल जो एजुकेशन जो कि स्कूल से बाहर दी जाती है तो वो किसके लिए होती है। तो फ्रेंड्स ये सभी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या इन्होंने स्कूल छोड़ दी है या कुछ काम भी साथ साथ कुछ बच्चे हैं वो करते रहते हैं, तो उनके लिए जो है इनफॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अनौपचारिक जो शिक्षा है उसका क्या लक्ष्य है, इनफॉर्मल एजुकेशन का क्या लक्ष्य है। तो इसका जो लक्ष्य है वो है सबको जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी सुविधा प्रदान करना, क्योंकि जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण लक्ष्य है जिसके अंदर जो है वो आरटीई एक्ट के अंदर सबको प्राइमरी एजुकेशन देना अनिवार्य है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये स्कूल छोड़ चुके लोग हैं इनको भी शिक्षा के अंदर लाना पड़ेगा, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन सबको प्राप्त हो, तो तब जाके जो है वो लक्ष्य हमें प्राप्त होंगे। ओके, नेक्स्ट है, 15 से 35 साल के जो आयु के निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाने का जो अभियान है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, इसके अंतर्गत ही जो है वो आती है आपकी प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है,
तो जो प्रौढ़ शिक्षा है, जो जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि जो स्कूल छोड़ चुके हैं 15 से 35 साल के बच्चे, उनको वापस जो है स्कूलों के अंदर डालना, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का एक प्रकार का हिस्सा है। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा से क्या आशय था? तो फ्रेंड्स, प्राचीन जो काल है उसमें औपचारिक शिक्षा का मेन उद्देश्य था धार्मिक जो संस्कार होते हैं उनका ज्ञान होना, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यालयों के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, अच्छे जो प्राचार्य और शिक्षक हैं उनको चयनित किया जाए। नेक्स्ट है, एक छात्र का पिता आपसे पूछता है कि वह अपनी पुत्री की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करे, तो आप उसे क्या सुझाव देंगे? तो इनमें से क्या सुझाव देंगे? तो इसमें से जो सबसे बेटर है वो यही वाला है, फर्स्ट वाला, कि उसको आप पुस्तकालय या लाइब्रेरी भेजने का सुझाव देंगे, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि तरह तरह की पुस्तकें पढ़कर सुनाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जन्मदिन पर जो है वो उपहार के रूप में पुस्तकें देंगी, उससे भी वो पढ़ने के लिए कोई खास मोटिवेट नहीं होगी। ओके, चलते हैं आगे। केवल एक शिक्षक वाले स्कूलों में सबसे जो जो कठिनाई होती है वो कब पैदा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब छात्र शिक्षक जो है वो छुट्टी पर चला जाए तो तब मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट है, एक शिक्षा शास्त्री ने स्कूलों की जो तुलना एक बाग से की है और उनका कहना है कि स्कूलों में बच्चों की, तो इसमें क्या 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 कहा था उन्होंने? शिक्षा शास्त्री कौन थे? वो जर्मन वैज्ञानिक फ्रोवेल, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि स्कूलों में बच्चों की देखभाल कोमल पौधों की तरह होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बुनियादी जो शिक्षा है उसका आधार आर्थिक है। तो बुनियादी शिक्षा अगेन वही जो गांधी जी ने बोला था वर्धा योजना के तहत, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हस्तशिल्प जो है उसकी शिक्षा प्रधानता उसको दी जाए, यानी कि कुछ ना कुछ हैंडलूम जो का जो काम है वो बच्चों को करना सिखाया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आपके घर के पास ही बिजली का एक कार्यालय है और शिकायत दर्ज कराने के लिए है, यदि आप के घर की बिजली चली जाए तो आप इसमें से क्या करेंगे? तो इसमें फ्रेंड्स सबसे राइट आंसर जो है वो है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रतीक्षा करेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि सीधा धावा बोल देंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी देख लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 54 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को थोड़ा ये टेस्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।